गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो रशिया पे सैंक्शन लगाया गया था यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए द्वारा, उसको कैटेगोरिकली हमने समझाया, जैसे कि फाइनेंशियल सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस एंड इंडिविजुअल सैंक्शंस। अभी आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है स्टॉक मार्केट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। उससे आपको जो नया मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे थे, उसमें बहुत सारे स्टिमुलस आए, उससे कैश फ्लो दुनिया में बढ़ गया और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टॉप जैसी हो गई थी। लेकिन सारे स्टिमुलस पैकेज सब कंट्री ने डिक्लेयर किए, उसके कारण क्या हुआ, कैश फ्लो बहुत बढ़ गया। और कैश फ्लो बढ़ गया, उससे डिमांड भी बहुत बढ़ गई। लोगों के पास कैश बढ़ गए तो उससे डिमांड बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन था नहीं। तो क्या हुआ कि जो सप्लाई है, सप्लाई डिमांड सप्लाई वो मिसमैच हो गया। तो डिमांड बहुत बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं दे पाए क्योंकि प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया था। उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम होने से, डिमांड बढ़ने से, बट नेचुरल सबके भाव बढ़ जाते हैं। तो डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वो तो चल रहा था, लेकिन उसमें साथ में क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गया। इसके पहले भी सब इन्फ्लेशन से जो जूझ रहे थे, यूएसए में भी 40 इयर्स का हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन लेवल आ गया और इंडिया में नियरली 6% तक आ गया था। और उसमें ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होने के फुल चांसेस है और बढ़ भी रहा है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें क्या हुआ कि जो कमोडिटी प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गई। जैसे निकल में हमने देखा, निकल एकदम बढ़ गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और क्रूड का भाव भी बढ़ रहा है। क्रूड का भाव $75 to $85 में रन कर रहा था, वो डायरेक्टली अभी जो टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने से $132 तक पहुंच गया। और आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से जब $10 क्रूड का भाव बढ़ता है तब अपना इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि $75 से $132 तक हो गया, तो उससे इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है। और ये लंबा चला तो अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। खाली इतना ही नहीं है, अब जो रुपी वैल्यू है वो भी डिप्रिशिएट होने लगा। वो 77 को क्रॉस कर गया। अभी थोड़ा राहत का बात आया है यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो अपना रुपी थोड़ा अप्रिशिएट होकर 70 पे आज रन कर रहा है। ऑयल के भाव क्यों बढ़ गए अचानक से? जो रशिया है वो वर्ल्ड का जो टोटल ऑयल सप्लाई है उसका 12% सप्लाई रशिया करता है। वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है ऑयल का, और यूरोपियन कंट्रीज को वही सप्लाई करता है, ऑयल एंड गैस। अभी जो यूएस ने सैंक्शन लगाया है रशिया पे कि रशिया का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बैन कर दिया है, तो उससे क्या होगा, यूएसए तो सेल्फ सफिशिएंट है क्योंकि यूएसए को ऑयल खुद ही प्रोड्यूस करने लगा है और कई सालों से वो सेल्फ सफिशिएंट है। और थोड़ी कमी भी क्रूड में होती है उनके प्रोडक्शन में, मैक्सिको एंड कनाडा से वो ले लेते हैं। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इंडिया पे होता है, क्योंकि इंडिया में 85% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करते हैं। और जो रशिया पे भी बैन लगाने का बात है, तो कोई एक्सपर्ट तो ऐसा कहते हैं कि जो क्रूड का भाव है वो $300 भी क्रॉस हो सकता है। और क्रूड का भाव अपना जो इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, जो मनी वैल्यू है वो भी कम हो जाता है। क्रूड का भाव बढ़ने से इंडिया पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लॉजिस्टिकल सिस्टम है, वो पूरा फॉसिल ऑयल से ही चलता है। और उसके कारण सब चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिना गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे जा नहीं सकते। और खाली फूड ग्रेन्स पे नहीं, सब कमोडिटी पे उसका असर होता है। इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अपने स्टॉक मार्केट में हो सकता है। अभी जो अपना है वो रशिया और यूक्रेन में थोड़ा राहत होने वाला है, ऐसा समझ के थोड़ा बाउंस बैक हुआ है। और इलेक्शन में भी रिजल्ट बीजेपी के लिए पॉजिटिव आए हैं, तो मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, और उसके हिसाब से मार्केट भाग जाने वाला नहीं है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें वो अच्छी कंपनी में लीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छा फ़ायदा होएगा। अभी दुनिया के मार्केट भी करेक्ट हुए और इंडियन मार्केट भी करेक्ट हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या है? एक तो इन्फ्लेशन यूएस में 40 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया,
और अभी भी ऊपर जा रहा है। दूसरा रीज़न, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है। यूएस का जो 10 ईयर्स बॉन्ड का यील्ड है वो 2% को भी क्रॉस कर दिया है। तीसरा रीज़न ऐसा है कि अपने जो इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं कि मार्च महीने में ही 50 बेसिस पॉइंट जितना इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। और चौथा रीज़न तो अभी करंट चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस। कोरोना के हिसाब से जो दुनिया में स्टिमुलस पैकेजेस मिले थे और कैश फ्लो बहुत बढ़ गया था, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है सभी इमर्जिंग मार्केट में गिरा था और एफआईआई का बाइंग बहुत हुआ था, उसके कारण मार्केट बहुत बढ़ गए थे। लेकिन अभी लिक्विडिटी कम हो रहा है, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है और एफआईआई सेलिंग बढ़ सकता है। तो अभी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए, अभी भी करेक्शन आ सकता है और ये जो मार्केट है वो भाग जाने वाला नहीं है। किधर भी मार्केट है अपना कंसोलिडेट करेगा और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, तो आप धीरे धीरे बाइंग कीजिए तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिसके कारण जो नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।